हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रस्ट फिटनेस। हम लोगों ने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग एक्चुअली किस कारण से मोटे हो रहे हैं या ओबेसिटी एज एन एपिडेमिक क्यों फैल रहा है। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे द ओवर फीडिंग पैराडॉक्स के बारे में कि इंसान नॉर्मल से ज़्यादा क्यों खा लेता है, होता क्या है हम लोगों की बॉडी में, और क्या ज़्यादा खाने से हम लोग एक्चुअली मोटे हो भी रहे हैं या ये भी एक मिथ है, जैसे अब तक के हमारे बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सैम फेल्टम सैम फेल्टम एक क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर थे और साथ ही साथ यूके की एक हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत नाम था उनका। बेसिकली उन्होंने भी कैलोरी रिडक्शन थ्योरी को नहीं माना। उन्होंने खुद ही इस चीज़ को फॉल्स प्रूव करने के लिए एक स्टेप उठाने की सोची, फॉलोइंग द ग्रैंड साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने ये चीज़ फॉल्स कैसे प्रूव करेंगे, वो उन्होंने खुद डिसाइड करा कि मैं ये प्रूव करूँगा फॉल्स बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ, खुद पे ही कैलोरिक फंडा अप्लाई करके। उन्होंने बेसिकली किया क्या, इन्होंने 5794 कैलोरीज रोज़ खाना स्टार्ट करा और ये चेक करने की कोशिश करी कि इनका कितना वेट गेन होगा। जब इन्होंने 5000 कैलोरीज खाना स्टार्ट करा, उन्होंने पहले वाले बार स्टार्ट किया और फॉलो करी गाइडलाइंस, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाई, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए थे, हाई फैट भी ज़्यादा था, ठीक है, और जिसे कहते हैं सो कॉल्ड नेचुरल फूड डाइट खाई 21 डेज तक। उन्होंने बोला कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो बोलता है या कैलोरिक फंडा जो बोलता है वो बोलता है कि वेट गेन होगा। द मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन ऑफ हिज डाइट, उनकी डाइट का मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से था। 10% कार्बोहाइड्रेट्स थे, 53% फैट और 37% प्रोटीन। कैलोरिक फंडे के हिसाब से 7 kg एक्चुअल वेट गेन होना चाहिए था और उनका वजन गेन हुआ सिर्फ 1.3 kg। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई, साथ ही साथ उनका 1 इंच कम भी हो गया था वेस्ट से, मतलब उनका फैट पेट से गया था। वज़न बढ़ा है पर फैट पतला गया है, इसका मतलब जो भी गेन हुआ वो मसल मास गेन हुआ है, क्योंकि बॉडी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जगह से मसल गेन हो रहा हो और आपका कहीं से फैट लॉस हो जाए। फैट लॉस और मसल गेन दोनों एक साथ हो रहे थे इनके। साथ ही साथ ओके चलो इसके लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि ही वॉज वन ऑफ दोज जेनेटिक लॉटरी पीपल, एक जेनेटिकली गिफ्टेड लोगों में से एक थे जिनके साथ ऐसा हो रहा हो। पर इन्होंने उसको भी फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करी। उन्होंने लो कार्ब डाइट को हटा के दोबारा से 5793 कैलोरीज की अमेरिकन डाइट फॉलो करी, जिसमें मेनली फेक फूड्स होते थे, जिसका मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन था 64% कार्बोहाइड्रेट्स, 22% फैट और 14% प्रोटीन, जो यूएस की डाइटरी गाइडलाइंस थी। इस टाइम पे जैसा उन्होंने एस्टिमेट लगाया था लगभग वैसा ही हुआ। उनका वेट गेन हुआ 7.1 kg, जितना उन्होंने सोचा था। कैलोरिक फंडे ने बोला था, पिछली बार हम लोगों ने देखा 7.3 kg बढ़ना चाहिए था, इनका 7.1 kg बढ़ा। कैलोरिक थ्योरी कार्बोहाइड्रेट के केस में सही बैठी, बट जब कार्बोहाइड्रेट कम करे तो क्यों गलत हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं वो बहुत मैटर करता है, सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करती। साथ ही साथ उनका वेस्ट साइज पेट से उन्होंने गेन किया 3.6 इंचेस। टाइम ड्यूरेशन सेम थी, दोनों में 3-3 हफ्ते का टेस्ट था, पर ये हुआ क्या उनकी बॉडी में, सेम पर्सन सेम कैलोरिक इनटेक के साथ दो अलग अलग डाइट से दो अलग अलग रिजल्ट पाएगा। ये एक प्रूफ है क्लियरली समथिंग मोर देन कैलोरीज। कैलोरीज से ज़्यादा भी कोई चीज़ है जो काम कर रही थी। वो क्या थी, वो थी कि हम लोग कैलोरीज कहाँ से ले रहे हैं, हमारी सोर्स ऑफ द कैलोरीज। साथ ही साथ एक चीज़ और आती है, द ओवर फीडिंग पैराडॉक्स इज दैट एक्सेस कैलोरीज अलोन आर नॉट सफिशिएंट फॉर वेट गेन। वेट गेन करने के लिए सिर्फ ज़्यादा खाना सफिशिएंट नहीं है, गलत भी खाना पड़ेगा। इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द कैलोरिक रिडक्शन थ्योरी। कैलोरिक रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं आप कैलोरी ज़्यादा खाते थे इसलिए मोटे होते हो, सिंपल। उन्होंने कैलोरी के सोर्स या कैलोरी के टाइप के बारे में बात ही नहीं करी, यही गड़बड़ थी। ओवर फीडिंग पैराडॉक्स ये कहता है कि हम लोग ज़्यादा खा के मोटे नहीं हो रहे, हम लोग गलत खा रहे हैं इसलिए मोटे होते हैं। ओवर फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स थे, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था हमारे पास। द हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस था कि ज़्यादा खाने से मोटे होते हैं, बहुत जल्दी बहुत आसानी से माना जाता है, क्योंकि दिमाग में एकदम से बैठ गया ज़्यादा खाया इसलिए मोटा हो गया, कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। इसलिए एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को लिया गया, उनको जानबूझ के ओवरफीड करा गया और फिर देखा कि क्या होता है। अगर हाइपोथेसिस सच्चा है, सही है, तो सब मोटे होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। डॉक्टर ईथन सिम्स
उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट किया है ह्यूमन हिस्ट्री में 1960s में। उन्होंने चूहे का ज़बरदस्ती वेट गेन करवाया। ही ट्राइड टू फोर्स, उन्होंने कोशिश करी कि चूहे का वेट गेन हो जाए, चूहा मोटा हो जाए। उन्होंने जितना खाना खाया, जितना ठूस सकते थे ठूसा, पर चूहे ने सिर्फ उतना ही खाया जितने में उसका पेट भर गया। उसके बाद उसने भी छोड़ दिया है। आफ्टर दैट नो इंड्यूसमेंट कुड गेट देम टू ईट। उसके बाद चाहे कितनी भी टेस्टी चीज़ ले आओ, चूहे ने ओवर ईटिंग नहीं करी अपना पेट भरने के बाद। और इसी रीज़न से वो मोटे भी नहीं हुए। फोर्स फीडिंग द माइस caused an increase in their metabolism. So once again, no weight was gained. जब चूहे को फोर्स फीडिंग करिए, ज़बरदस्ती चूहे को खाना खिलाएगा तो चूहे का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा, कम खाओगे तो मेटाबॉलिज्म भी कम होएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि किसी ने पूछा कि कुड ही मेक ह्यूमंस डेलिबरेटली गेन वेट। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप इंसानों को जानबूझ के वजन बढ़वा सकते हो इंसानों का। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगता है सुनने में, बट ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं था अब तक। आफ्टर ऑल वी ऑलरेडी थॉट वी न्यू द आंसर, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें तो पहले से ही आंसर पता है, ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो नहीं होगे, सिंपल। पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कहाँ हैं? उस टाइम तक एक्सपेरिमेंट हुए नहीं थे। बट डज इट रियली? अब बात ये आती है, क्या सच्ची में ज़्यादा खाने से मोटे हो जाएंगे? सिम्स ने लीन या पतले कॉलेज के स्टूडेंट्स को, आसपास की एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट, और उनको एनकरेज करा कि जो खाना है खाओ, वेट बढ़ाओ बस अपना। बट डिस्पाइट वॉट बोथ ही एंड द स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्टेड, पर स्टूडेंट्स और डॉक्टर सिम्स ने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा खाएंगे वजन बढ़ जाएगा, स्टूडेंट्स ओबीज बन ही नहीं पाए, चाह के भी नहीं बन पाए। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे सराउंडिंग में भी जो दिन रात खाते हैं पर नहीं होते मोटे। तो सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करती हैं। इट वॉजंट ईजी। लोगों को वेट गेन, जिनका वजन नहीं बढ़ता उनसे पूछो, वेट गेन करना इतना आसान नहीं है कि ज़्यादा खा लिया और मोटे हो गए। इट टेक्स अ लॉट टू गेन वेट। वेट कम करने में भी मेहनत लगती है, वेट बढ़ाने में भी मेहनत लगती है। हमारी बॉडी को जैसे रहना होता है बेस लाइन, वैसे ही रहना पसंद करेगी। अब एक चीज़ आती है, वाइल दिस न्यूज़ में साउंड स्ट्रेंज, थिंक अबाउट द लास्ट टाइम यू एट द ऑल यू कैन ईट बुफे। You were stuffed to the gills. Now you can imagine downing another 2 pork chops. बेसिकली उन्होंने बोला कि आप एक बार याद करो कि आपने कब ज़िंदगी में मन भर के जितना प्लेट पे है सब खा लिया किसी रेस्टोरेंट में या किसी बुफे में। अब जब मन भर के खा लेते हो ना, तो हमारा और खाने का खुद से मन ही नहीं करता है। साइड बाय साइड अगर आपका गला यहाँ तक भरा हुआ है ना खाना खा के, तो आप और नहीं खाओगे। हमारी बॉडी अपने आप चीज़ों को रोकती है। साथ ही साथ उसके बाद आपने क्या कभी किसी बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करी है? वो रो देगा पर खाना नहीं खाएगा। स्पेशली एक या 1.5 या 2 साल के बच्चे, वो रोने लग जाएंगे उनको ज़बरदस्ती खिलाने लग जाओगे तो। और साथ ही साथ इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू मेक देम। छोटे बच्चों को ओवर ईटिंग कराना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कन्विंसिंग पीपल टू ओवर ईट इज़ नॉट द सिंपल टास्क इट फर्स्ट सीम्स। लोगों को ओवर फीडिंग या ज़्यादा खाने के लिए कन्विंस करना जितना आसान सुनाई देता है उतना आसान है नहीं। आप लोगों से ओवर ईटिंग नहीं करवा सकते आसानी से। डॉक्टर सिम्स चेंज कोर्स। परहैप्स डिफिकल्टी हेयर वॉज दैट द, अब डॉक्टर सिम्स ने कुछ चीज़ बदली। उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये थी कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए उनका वेट बर्न हो रहा था बेसिकली, इसलिए वो लोग वेट गेन नहीं कर रहे थे। विच माइट एक्सप्लेन देयर फेलियर टू गेन वेट। वेट ना गेन करने की वजह का कारण उन लोगों ने यह सोचा कि शायद ये बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप था कि उनको ओवरफीड भी करो बट उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम करवा दो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने फिर से वर्मोंट स्टेट प्रिजन जेल के कुछ लोगों को चुना। अटेंडेंट्स उनके साथ हमेशा प्रेजेंट थे, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि सब ने 4000 कैलोरी खाई हैं या नहीं खाई हैं। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रिक्टली कंट्रोल की गई। ये होते हैं कंट्रोल्ड ट्रायल्स। फिजिकल एक्टिविटी रोकी गई कि कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई बस पड़े रहो। फनी थिंग हैपेंड। प्रिजनर्स का जो वजन था वो इनिशियली बढ़ा थोड़ा सा और फिर स्टेबलाइज हो गया। एट फर्स्ट दे हैड बीन हैप्पी। अच्छा, चूज कैसे करे थे? एकदम खत्म से लोग, लीन, थोड़ा सा बढ़ा और फिर अटक गया, फिर और नहीं बढ़ा। शुरू में तो ये लोग बड़े खुश थे कि अपना कैलोरिक इंटेक बढ़ा के कि अच्छा अरे ज़्यादा खाने को मिलेगा, ठीक है, और साथ में वेट बढ़ भी रहा था। बट धीरे धीरे करके उनको ज़्यादा खाना मुश्किल होता चला गया। आप एक दिन एक शादी में जाके एक्स्ट्रा खा सकते हो, आप रोज़ शादी के जितना
दिन में 3 बारी नहीं खा सकते जितना हम लोग शादियों में ठूसते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ओवर ईटिंग उतना आसान नहीं है जितना हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा खाता है, ज़्यादा कोई नहीं खा रहा, ठीक है। और साथ ही साथ अच्छा, तो उन्होंने बताया कि ओवर ईटिंग करना मुश्किल होता चला गया विद टाइम, और कई लोगों ने इस स्टडी से ऑप्ट आउट कर लिया, वो लोग निकल गए इससे कि हमसे नहीं हो रहा। और पर कुछ प्रिजनर्स थे जिन्हें ज़बरदस्ती माना गया, ठीक है और खाओ और खाओ और खाओ, और उनका फूड इंटेक बढ़ाते जा रहे थे ये लोग। कुछ लोग थे जो 10,000 कैलोरीज तक भी चले गए थे एक दिन में, इतना खा रहे थे। अगले 4 से 6 महीने में जो रिमेनिंग प्रिजनर्स थे, जो लास्ट में उस स्टडी में बचे थे, उनका वेट गेन 20 से 25% ही हुआ था। जितना कैलोरिक थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया था उससे काफ़ी कम। कैलोरिक थ्योरी ने अगर प्रिडिक्ट किया कि ये लोग 20 केजी इनका वज़न बढ़ेगा, तो उनका 20 नहीं बढ़ा था, सिर्फ 4 केजी बढ़ा था। बॉडी की अगर नेचुरल टेंडेंसी पतला रहने की है तो वो वेट गेन आसानी से नहीं करेगी। साथ ही साथ वेट गेन वेरिड ग्रेटली पर्सन टू पर्सन। इंसान, हर अलग इंसान का अलग अलग वेट गेन हुआ था, कोई फिक्स्ड फंडा नहीं होता है। कोई बोलेगा इतना वजन बढ़ेगा तो उनसे बोलो लिख के दो, कोई प्रूफ नहीं है। समथिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वास्ट डिफरेंसेज इन द वेट गेन्ड, बट इट वॉज नॉट द कैलोरिक इनटेक और एक्सरसाइज। कोई तो चीज़ थी जो लोगों का अलग अलग वेट गेन होने का कारण थी, पर वो कैलोरिक इनटेक नहीं थी। उन कई सारे कारणों में कैलोरिक इनटेक कोई कारण नहीं था। जो की था वो था मेटाबॉलिज्म, इस वजह से सबका अलग अलग वेट गेन हुआ था। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट्स में जो लोग थे, उनमें टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कितनी कैलोरीज वो लोग एक दिन में बर्न करते हैं, वो लगभग 50% तक बढ़ गई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम एन एवरेज रोज़ की 1800 कैलोरीज से एनर्जी एक्सपेंडिचर धीरे धीरे करके 2700 कैलोरीज तक बढ़ गया था। उनकी बॉडी ने खुद ही एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने की सोची, खुद ही एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने की कोशिश कर रही थी उनकी बॉडी। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो कि बनता है, फिर से रिवाइज करते हैं, जो कि होता है मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से वो कांस्टेंट नहीं था, वो सेम नहीं था, वो वेरी कर रहा था आपके उन लोगों के खाने के ऊपर। जितना कैलोरिक इनटेक करेंगे उस हिसाब से उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर या बीएमआर चेंज हो रहा था। एक्सपेरिमेंट जब ख़त्म हुआ तो बॉडी वेट इमीडिएटली अपने आप नॉर्मल पे आ गया, जितना भी बढ़ा था वो भी नॉर्मल पे आ गया, क्योंकि वो अपने नॉर्मल खाने पे चले गए थे वापस। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट रिटेन, मैक्सिमम लोगों का जो वजन बढ़ा था वो परमानेंटली बढ़ा ही नहीं, वो वापस नॉर्मल हो गए थे। ओवर ईटिंग डिड नॉट इनफैक्ट लीड टू लास्टिंग, ओवर ईटिंग से लास्टिंग वेट लॉस, वेट गेन नहीं हुआ, मतलब परमानेंट वेट गेन नहीं मिला। जैसे कम खा के परमानेंट फैट लॉस नहीं मिलता, वैसे ही ज़्यादा खा के आप परमानेंटली अपना वजन बढ़ा नहीं सकते। ये अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर इस बारे में ना कोई चर्चा होती है, ना ही किसी को पता है। लोग सिर्फ कैलोरीज 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 करते रहते हैं, जबकि कैलोरीज इतनी सी हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता कैलोरीज का। तो कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और स्टडी थी, डॉक्टर सिम्स ने 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को कंपेयर करा। ही ओवरफेड अ ग्रुप, पतले लोगों का ये जो ग्रुप था उनको ज़्यादा खाना खिलाया गया, कब तक खिलाया, जब तक वो मोटे नहीं हो गए। सेकेंड ग्रुप जो था वो था ओबीज लोगों का, उनको डाइट दी गई अंटिल देवर ओनली ओबीज। ओके, एक्सट्रीमली ओबीज लोगों के ग्रुप और पतले लोगों का ग्रुप और एक्सट्रीमली ओबीज लोगों का ग्रुप उन्होंने चुना। पतले लोगों को तब तक खिलाया जब तक वो ओबीज नहीं हो गए, एक्सट्रीमली ओबीज लोगों को तब तक डाइट दी गई जब तक वो एक्सट्रीमली ओबीज से सिर्फ ओबीज रह गए थे। तो ये उन्होंने एक टेस्ट किया था। बट द सेम वेट एज द फर्स्ट ग्रुप, दोनों का वजन बराबर ले आए, इनको वेट बढ़ाया, इनका वेट कम करा, दोनों का वेट जब बराबर आ गया तब उन्होंने वो स्टडी करी। दिस रिजल्टेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स हु वर इक्वली हैवी। 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हो गए थे जिनका वजन बराबर था, पर एक ग्रुप पहले पतला हुआ करता था और एक ग्रुप पहले बहुत मोटा हुआ करता था। डिफरेंस क्या था दोनों के एनर्जी एक्सपेंडिचर में? जो बहुत मोटे सब्जेक्ट्स थे, जो बहुत मोटे लोग थे, उनकी बॉडी अपने आप ही कम कैलोरीज बर्न कर रही थी। मोटे वाले ग्रुप के लोग जो थे वो जब पतले हुए थे तो उसके बाद उनकी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न कर रही थी, इन लोगों के आधी थी वो। अगर ये लोग मान लो 1500 बर्न कर रहे थे, पतले हुए हैं खाना कम देकर, इनकी बॉडी 1000 कैलोरी बर्न करने लगी। ये लोग पहले ही 2000 बर्न कर रहे थे या 1500 बर्न कर रहे थे, और इन्होंने खाना ठूसा है तो कैलोरी बर्न बढ़ेगा।
अब ये 2000 बर्न कर रहे हैं, इतना डिफरेंस आ गया था। ये लोग 2000 बर्न कर रहे थे सेम मोटापे पर, ये लोग सेम मोटापे पे सिर्फ 1000 बर्न कर रहे थे। दिस रिजल्टेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। ओके, what was the difference in the total energy expenditure? The originally very obese subjects were burning only as half as many calories as the originally thin subjects. Bodies of originally very obese subjects were trying to return to their, अच्छा, उनकी बॉडी बहुत मोटे से जो सिर्फ मोटे रह गए थे, उन लोगों की बॉडी कम कैलोरी इसलिए बर्न कर रही थी ताकि बॉडी दोबारा वेट गेन करके वापस वहीं पहुंच जाए। इनकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज इसलिए बर्न कर रही थी ताकि वेट बर्न करके वो दोबारा पतले हो जाएं। बॉडी हमेशा अपनी नेचुरल स्टेट को में जाना पसंद करेगी। साथ ही साथ अब एक चीज़ है, द बॉडीज ऑफ द ओरिजिनल थिन सब्जेक्ट वर ट्राइंग टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लोअर वेट्स बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म। इनकी बॉडी ने मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ाया ताकि वापस पतले हो जाएं। इनकी बॉडी ने मेटाबॉलिज्म घटा दिया ताकि दोबारा मोटे हो जाएं, क्योंकि वो लोग पहले से मोटे थे। जैसा रहना चाहते हैं वैसा ही बॉडी अपनी टेंडेंसी बनाती है। लेट्स रिटर्न टू अवर पावर प्लांट एनालॉजी। पावर प्लांट वाला एग्जांपल शायद आप लोगों को याद होगा। 2000 टन का कोयला अगर डेली आ रहा है और रोज़ 2000 टन बर्न करोगे, सडनली अगर आपको 4000 टन मिलने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज़ 2000 ही टन जलाना चाहिए या हम थोड़ा ज़्यादा जला दें? क्योंकि अगर आपने टाइम से उसे नहीं जलाया तो जिस कमरे में आप स्टोर कर रहे हो वो कमरा कभी ना कभी तो भर जाएगा ना। बॉडी में भी ऐसे ही होता है, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज फीड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी अपने आप बर्न करेगी, वरना कमरा भर जाएगा। द कोल विल पाइल, बॉस येल्स, व्हाई आर यू स्टोरिंग योर डर्टी कोल इन माई ऑफिस? ओके, अब इसकी जगह हम लोग को स्मार्ट चीज़ क्या करनी चाहिए? 4000 टन ही डेली जलाने लग जाना चाहिए। ज़्यादा पावर जनरेट होएगी, कोई कोयला भरेगा नहीं रूम में। ठीक है, हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। ज़्यादा कैलोरिक इंटेक अगर हम देते हैं तो हमारी बॉडी का कैलोरिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। जैसे ही कैलोरिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है, बॉडी की हीट बढ़ती है और हम लोगों का मूड भी सही रहता है, क्योंकि एनर्जी ड्रॉप नहीं हो रहा, हम खा इतना रहे हैं। आफ्टर द पीरियड ऑफ फोर्स्ड फीडिंग द इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म क्विकली शेड्स द एक्सेस पाउंड्स ऑफ फैट। जैसे ही हमारी बॉडी ओवर ईटिंग, ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया गया, उसके बाद हमारी बॉडी ज़बरदस्ती खाने के बाद इमीडिएटली अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है ताकि जितना एक्स्ट्रा खाना या एक्स्ट्रा कैलोरीज आई हैं वो सारी बर्न कर दे। ये नेचुरली हो जाता है। द इंक्रीज इन, जिस चीज़ को हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, बिना एक्सरसाइज करे भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम है वो लगभग 70% ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर को कंट्रीब्यूट करता है हमारी। 70%, इतना इंपॉर्टेंट है ये। The results described above are by no means isolated findings. Okay, जितनी भी ओवरईटिंग स्टडीज़ हैं ये अकेली स्टडी नहीं थी। जितनी भी ओवरईटिंग के ऊपर स्टडीज़ हुई हैं वो लगभग सारी ऐसी ही हैं। 1992 में एक स्टडी हुई थी, सब्जेक्ट्स जो थे उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज खिलाई गई थी, लगभग 50% एक्स्ट्रा कैलोरीज खिलाई गई थी 6 हफ्तों तक। बॉडी वेट और फैट मास डिड ट्रांजिएंटली इंक्रीज। बॉडी वेट और फैट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। एवरेज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ जो एनर्जी एक्सपेंडिचर था वो भी बढ़ गया था लगभग 10%। क्यों बढ़ गया था? ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सके बॉडी खुद से। आफ्टर द फोर्स फीडिंग पीरियड द बॉडी वेट रिटर्न। जब फोर्स फीडिंग के 6 हफ्ते खत्म हुए बॉडी वापस अपने नॉर्मल वेट पे आ गई। इसीलिए बोला जाता है अगर आप मोटे हैं और आपको पतला होना है तो आपको ज़िंदगी भर किसी न किसी डाइट पे रहना पड़ेगा। जहां आप अपने नॉर्मल फूड पे आए आपकी बॉडी अपने नॉर्मल पे चली जाएगी। सेम वे अगर आप बिल्कुल पतले हैं और आपको वेट गेन करके रहना है, थोड़ा सा बल्कि दिखना है, तो आपको ज़िंदगी भर थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं खाया तो आपकी बॉडी दोबारा अपने नॉर्मल पे चली जाएगी। ये होता ही है, हमेशा ही होगा। बॉडी वेट अपने नॉर्मल पे पक्का जाएगा। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो रिड्यूस और इंक्रीज टू इट्स बेस लाइन, अपने बेस लेवल पे वापस चली जाएगी। एक जो पेपर छपा था उसमें यह बोला गया था देयर वॉज एविडेंस that a physiological sensor was sensitive to the fact that the body weight had been perturbed and was attempting to reset it. ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल सेंसर है जो पता लगा लेता है कि बॉडी का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, और वो इमीडिएटली उसको वापस नॉर्मल करने में काम करने लग जाता है। डॉक्टर फ्रेडरिक निस्ट्रॉम ने एक्सपेरिमेंटली कुछ सब्जेक्ट्स को ओवरफीड करा और वो भी फास्ट फूड डाइट दी उन लोगों को। एवरेज अगर हम देखें तो वेट और बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा लोगों को बाई 9% और बॉडी फैट बढ़ा 18%। कोई हैरानी की बात नहीं है। बट टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को क्या हुआ?
कैलोरीज एक्सपेंडेड, कैलोरीज जितनी बर्न करी उन लोगों ने, देखो एक्स्ट्रा खिलाया लोगों को लगभग 9%, नहीं डबल कर दिया, ठीक है ओके, उनका खाना डबल कर दिया, मेनली फास्ट फूड खिलाया गया, उनका फैट परसेंटेज 9% बढ़ा, फैट परसेंटेज 18% बढ़ा, BMI 9% बढ़ा, पर उनका कैलोरिक एक्सपेंडिचर को क्या हुआ, कितनी कैलोरीज बर्न करने लगे वो लोग, कैलोरिक एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा। Even while ingesting some of the most fattening foods in the world, the body still responds to increased caloric load by trying to burn it off. आप दुनिया का कोई भी बेकार खाना खा लो, पर आप जब भी एक्स्ट्रा खाओगे आपकी बॉडी अपने आप उस खाने को बर्न करने की कोशिश करेगी। थियोरी ऑफ ओबेसिटी दैट हैज़ बिन डोमिनेंट, ओबेसिटी की थ्योरी जो पिछले 50 साल से डोमिनेंट थी कि एक्स्ट्रा कैलोरीज से ही मोटे होते हैं, वो अब प्रूवन है कि वो सच नहीं थी, वो ना सच थी ना ही वो सही थी, बिल्कुल गलत थी। और अगर एक्सेस कैलोरीज से वज़न गेन नहीं हो रहा था लोगों का, तो कैलोरीज कम करने से वज़न कम नहीं होगा। जब ज़्यादा खा के मोटे ही नहीं हो रहे तो कम खा के पतले कैसे हो जाओगे। अब एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं बॉडी सेट वेट। मेरी बॉडी का एक सेट वेट होता है, मेरी बॉडी हमेशा एक बेस लाइन पे काम करती है। आप अपनी बॉडी को टेम्परेली वेट गेन करने, नॉर्मल वेट से थोड़ा हायर या नॉर्मल वेट से कम रखने को मजबूर कर सकते हो बाई चेंजिंग योर डाइट या कैलोरिक इनटेक, बट ओवर द टाइम, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी से वेट गेन की बात करें, आप अपनी बॉडी को नॉर्मल से ज़्यादा वेट पर, ठीक है, यू कैन टेम्परेली फोर्स योर बॉडी वेट हायर देन योर बॉडी वांट्स इट टू बी। आप एक्स्ट्रा खा के कुछ दिनों के लिए अपने बॉडी वेट को तो बढ़ा लोगे, बट क्या परमानेंटली बढ़ा पाओगे? नहीं। समय के साथ साथ ये चीज़ पता लग जाती है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा होगा, जो कि आपके वजन को वापस नॉर्मल खींचने की कोशिश करेगा। सिमिलरली आप टेम्परेली अपने बॉडी वेट को नॉर्मल से कम रखने की कोशिश कर सकते हो कैलोरीज कम करके। समय के साथ साथ वो आपका मेटाबॉलिज्म वापस आपको उधर ही ले जाने की कोशिश करता रहेगा। अब हमें ये पता है कि क्योंकि लूजिंग वेट रिड्यूसेस टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वज़न कम करने से मेरा BMR कम होता है, तो काफ़ी सारे मोटे लोग ये सोचेंगे कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मोटे लोगों का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्ट्रांग होता है हम लोगों से, क्योंकि उनके पास बर्न करने को बहुत है, हमारे पास है नहीं, और उनकी बॉडी कॉन्स्टेंटली बर्न करने की कोशिश करती है। लीन सब्जेक्ट्स हैड अ मीन टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ 2404 कैलोरीज। अगेन ये भी एक्सपेरिमेंट है। पतले लोगों का कैलोरिक एक्सपेंडिचर एवरेज मिला है 2400 कैलोरीज, जबकि मोटे लोगों का एवरेज कैलोरिक एक्सपेंडिचर मिला है 3200 कैलोरीज, जबकि भले ही वो लोग कम एक्सरसाइज कर रहे थे, मोटे लोग का कम एक्सरसाइज कर रहे थे, फिर भी वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे थे। ओबीस बॉडी अपने आप हमेशा वेट गेन करने की कोशिश करती है। इट वॉज ट्राइंग टू लूज इट बाई बर्निंग ऑफ द एक्सेस एनर्जी। बॉडी हमेशा एक्सेस एनर्जी बर्न करने की कोशिश कर रही थी। तो मोटे लोग फिर मोटे हैं क्यों? अब पॉइंट आते हैं, अगर ये सब चीज़ें हैं, मोटे लोगों की बॉडी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न कर रही है, तो मोटे हैं क्यों? क्या हो रहा है? क्यों नहीं कम हो रहा? यहाँ पे एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो काम करता है। मान ली इसको हम इस तरीके से समझाते हैं कि बॉडी में ना शायद एक कोई सेट पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ प्रपोज की गई थी पहली बार 1984 में बाय कीसी एंड कॉर्बेट। उन्होंने बोला शायद बॉडी में कोई एक सेट पॉइंट है जो कि बॉडी का मोटापा या बॉडी का वेट एक जगह पर रखने की कोशिश करता है। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है बॉडी का, जो कि बॉडी को डिफेंड करता है उसके वेट के में कोई भी आने जाने वाले चेंज में। आप किसी इंसान की बॉडी का वेट गेन कराओगे तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, नॉर्मल से कम करोगे तो उसको रेजिस्ट करेगी। तो बॉडी का एक होम्योस्टैटिक स्टेट होता है, जिसे कहते हैं बेस लाइन। अगर बॉडी का वेट नॉर्मल से नीचे जाता है तो बॉडी अपने आप कंपलसरी मैकेनिज्म या वो मशीनें चालू कर देती है हमारी बॉडी की, जो उसको वापस वेट गेन करवाएं। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो बॉडी अपने आप वो मशीन चालू कर देगी ताकि उसका वज़न कम आ जाए। ये नेचुरल है। प्रॉब्लम ओबेसिटी में ये है कि उनका जो बेस लाइन है ना वो बहुत ऊपर सेट है। मोटे लोगों की बेस लाइन ही ऊपर सेट है, उनको मोटा ही रखना चाहती है बॉडी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो बॉडी का वेट है लगभग 90 किलो, कैलोरी कम करके उसको हम लोग वेट ले आए 81 kg तक, ठीक है। अब बॉडी का जो सेट वेट है वो तो वापस यही चाहेगा ना कि बंदा 90 का हो जाए फिर से, तो बॉडी फिर से वेट रीगेन करने की कोशिश करेगी बाय स्टिमुलेटिंग एपेटाइट। भूख लगाएगी ताकि वो इंसान फिर से खाए और फिर से वो दोबारा 90 kg का हो जाए। अब एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन इंक्रीज हो जाता है
और सटाइटी हार्मोन्स आर सप्रेस्ड। जब भी किसी का वजन कम हो रहा होता है तो ग्रेलिन, भूख लगाने वाला जो हार्मोन है, वो एक्टिवेट कर देती है बॉडी, और साथ ही साथ सटाइटी, पेट भरने की फीलिंग देने वाले हार्मोन्स को दबा देती है हमें, ताकि लगातार भूख लगती रहे। इतनी स्मार्ट होती है बॉडी। सेम टाइम पे मेरी बॉडी जो है वो अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम कर देगी, क्योंकि मैंने खाना कम करके पतला किया है खुद को। एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो वो भी कम हो गई, अगेन एनर्जी सेविंग मोड। मेटाबॉलिज्म शट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट की वॉल्यूम, एक बार धड़कने पर दिल से कितना खून निकलता है, हार्ट रेट वॉल्यूम कम हो जाती है। ये सब बॉडी करती है एनर्जी सेव करने के लिए, क्योंकि एनर्जी आप कम फीड कर रहे हो ना, कम खा रहे थे। और हमें फिर हमेशा सर्दी लगती है, भूख लगती है, थके हुए रहते हैं, मेंटल फॉग रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने फेस करी होंगी जब भी आपने खाना छोड़ के पतला होने की कोशिश करी, क्योंकि ये होता ही है, खाना कम दोगे तो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है अनफॉर्चुनेटली। पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि वापस वो वेट गेन दोबारा हो जाता है। अब दोबारा 90 किलो पे ही पाते हैं खुद को थोड़े दिन के बाद। क्यों? अच्छा, ये चीज़ बहुत कॉमन है, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा भी होगा। ईटिंग मोर इज़ नॉट द कॉज ऑफ वेट गेन बट इंस्टेड द कॉन्सिक्वेंस। ज़्यादा खा के मोटे नहीं हो रहे हैं, हम मोटे हैं इसलिए ज़्यादा खाते हैं, ये याद रखना। ईटिंग मोर डज नॉट, ज़्यादा खाने से मोटे नहीं हो रहे हैं। गेटिंग फैट, हाँ हम मोटे हैं इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं, वही मैं बोल रहा था। ओवर फीडिंग किसी की कोई पर्सनल चॉइस नहीं है ज़्यादा खाने की, ये एक हार्मोन्स के द्वारा ड्राइव किया हुआ फीचर है, बिहेवियर है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड हंगर हार्मोन्स। जब भी हमारे भूख लगाने वाले हार्मोन्स बढ़ेंगे तो मेरी बॉडी में अपने आप मेरे को भूख ज़्यादा लगेगी और मैं ज़्यादा खाऊंगा। क्वेश्चन है कि तो फिर हमें बेसिकली व्हाट मेक्स अस फैट इन द फर्स्ट प्लेस, हम लोग मोटे होते हैं क्यों? बात वहीं आती है, लोगों को इसका आंसर चाहिए। दूसरा रीज़न, व्हाट इज़ द वाई इज़ द बॉडी सेट वेट सो हाई, मेरी बॉडी का जो बेस लाइन है वो इतना ऊपर क्यों सेट है? फिर ये बताओ। बॉडी सेट वेट, ठीक है, ऑल्सो वर्क्स इन द रिवर्स, ये रिवर्स में भी काम करता है। अगर हम लोग ज़्यादा खा लें वज़न बढ़ाने के लिए, मान लो मेरा बॉडी वेट शुरू में 100 kg था, ठीक है, 100 kg मैंने कर दिया, 90 वाला ही एग्जांपल लेते हैं, मैंने 100 kg कर दिया खा खा कर, ठीक है, तो मेरी बॉडी अपने आप इस वो सिस्टम एक्टिवेट करेगी जिससे मेरा वज़न वापस नॉर्मल आ जाए, भूख लगनी कम हो जाएगी। देखो दिन भर खाएगा कोई इंसान, किसी पतले इंसान से जाके पूछना मोटा होने के लिए दिन में खूब खाया करो, ठीक है, कई बार एक पॉइंट आएगा जब वो बोलेंगे यार मेरे को नहीं खाया जा रहा ज़्यादा एक्चुअली में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक, क्या क्यों? ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर दे और फिर वेट कम हो जाए बॉडी का। तो ये हमारी बॉडी अपने आप ये सारे फंक्शन, ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में हैं, वो अपने आप ये सारे फंक्शन करती है। हमारी बॉडी सिर्फ एक वेइंग स्केल या तराजू नहीं है जो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट को नापता रहे। हमारी बॉडी एक थर्मोस्टैट है जो अपनी बॉडी के ऊपर एक सेट पॉइंट पे ही काम करना पसंद करती है, इसीलिए इट इज़ विगरसली। और बॉडी सेट वेट में जब भी ऊपर नीचे कुछ बदलाव होगा तो मेरी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी बहुत अच्छे से और बहुत ही खतरनाक तरीके से। डॉक्टर रुडोल्फ लेबलिब ने एलिगेंटली ये चीज़ प्रूव करी थी 1995 में। सब्जेक्ट्स, जो लोग इसका पार्ट एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे, उनको ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाया गया या फिर कुछ को कम खिलाया गया ताकि उनके बॉडी वेट में वो 10% का बदलाव ला सके। और जैसे ही 10% का बदलाव आया तो उनकी डाइट को एडजस्ट किया ताकि वॉज एडजस्टेड टू रिटर्न देम टू द इनिशियल वेट। उनकी डाइट एडजस्ट करी ताकि वो दोबारा अपने अपने ओरिजिनल वजन पे पहुंच जाएं। उसके बाद फिर से 10% या 20% वेट लॉस वॉज अचीव्ड। एनर्जी एक्सपेंडिचर पहले बढ़ाया फिर कम किया, पूरे टाइम में उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर ट्रैक होता रहता था, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स में बॉडी वेट 10% बढ़ा और डेली का कैलोरी एक्सपेंडिचर लगभग 500 कैलोरीज तक बढ़ गया था। रोज़ 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रहे थे 10% वेट गेन करने पे। एज एक्सपेक्टेड, बॉडी जैसे उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, द बॉडी रिस्पॉन्डेड टू द इनिशियल इनटेक ऑफ एक्सेस कैलोरीज बाई ट्राइंग टू बर्न देम ऑफ। बॉडी ने एक्सेस कैलोरीज के लिए खुद से उनको बर्न करने की कोशिश की ताकि अपना वेट वापस नॉर्मल पे आ जाए। और जैसे ही वेट नॉर्मल आया, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी नॉर्मल पे आ गया। सेम वे वो ग्रुप जिनका 10% वजन कम हुआ था, उनका जब दोबारा एंड 20% और 20% उनका वेट
द ग्रुप लॉस 10% एंड 20% ऑफ देयर वेट, लगभग 10-20% का वेट लॉस हुआ था। एंड देयर बॉडीज रिड्यूस देयर डेली एनर्जी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, उन लोगों की बॉडी ने कैलोरिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया था 300 कैलोरीज तक। अंडर फीडिंग, कम खिलाने से वेट कम नहीं हुआ क्योंकि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम हो गया था। ठीक है। लेबल्स स्टोरी वॉज रेवोल्यूशनरी बिकॉज इट फोर्स्ड द पैराडाइम शिफ्ट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओबेसिटी। ये थियोरी रेवोल्यूशनरी इसलिए थी क्योंकि इसने पूरा फोकस और पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया लोगों का कि कैलोरी 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 से भी बाहर की दुनिया है और उसके बाहर भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। नो वंडर इट इज़ सो हार्ड टू कीप द वेट ऑफ। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है अपने वज़न को खुद से दूर रखना, वज़न कम करना। डाइट शुरू में वह काम करती हैं, बट जैसे जैसे हमारा वज़न कम होता जा रहा है हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जा रहा है। कंपनसेटरी या बाकी हमारी बॉडी अपने आप मशीन चालू कर देती है ताकि वो अपने वज़न में कोई भी चेंज को रेजिस्ट करे। वी मस्ट रिड्यूस अवर कैलोरिक इनटेक फर्दर एंड फर्दर। उसके बाद आप शुरू में पहले कैलोरीज कम करते हो, फिर और कम करते हो, फिर और कम करते हो। कब तक कम करोगे? 0 कैलोरी पे तो नहीं जिंदा रहोगे ना। उसके बाद बोलते हैं कि वी मस्ट देन रिड्यूस अवर कैलोरिक इनटेक फर्दर एंड फर्दर टू मेंटेन द वेट लॉस। और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे प्लेटो हिट करता है, मतलब वजन आके अटक जाता है। देन स्टार्ट्स टू क्रीप अप, उसके बाद वापस बढ़ने लगता है, जैसा सबको पता है कम खाने पे भी बढ़ने लगता है। फिर बात आती है कि अब क्या करें। इट इज़ ऑल्सो हार्ड टू गेन वेट, वज़न गेन करना भी फिर मुश्किल ही है। पर फिलहाल हम लोग एक ही चीज़ पे बात करते हैं, वी डोंट यूजुअली कंसर्न अवरसेल्व्स विद दैट प्रॉब्लम अनलेस वी आर सुमो रेसलर्स। वज़न बढ़ाना किसी का उतना एम नहीं होता है जितना वज़न कम करना है। ज़्यादातर लोग आज भी ओबेसिटी से परेशान हैं। वज़न कम करने का या वज़न कम होने का खतरा सुमो रेसलर्स को होता है क्योंकि उनका वज़न कम नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, वर्चुअली एवरी डाइटरी स्टडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी हैज़ डॉक्यूमेंटेड दिस फाइंडिंग। लगभग हर पिछले 100 साल में ये कि जितनी भी डॉक्टर रिसर्चेस हुई हैं उन सब में ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है और सबको ये चीज़ पता है। ठीक है। मान लो थर्मोस्टाट वाली एनालॉजी लेते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। घर का थर्मोस्टाट अगर 0 पे सेट कर दिया, इफ़ द हाउस थर्मोस्टाट वर सेट इंस्टेड टू 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम रूम घर के थर्मोस्टाट को 0 डिग्री पे सेट कर देंगे तो हमें सर्दी लगेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। वी डिसाइड दैट द टेम्परेचर ऑफ द हाउस डिपेंड्स ऑन द हीट इन वर्सेस हीट आउट। हमें ये मानना कि चलो हमारे घर का जो टेम्परेचर है वो इससे कंट्रोल होगा, हीट इन कितनी गर्मी अंदर आई और कितनी गर्मी बाहर गई। ठीक है। अब क्योंकि हमें और हीट चाहिए तो हम पोर्टेबल हीटर लगाएंगे और उसको प्लग कर देंगे उसमें। बट हीट इन इज ओनली द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। पर हीट इन, कमरे के बाहर से कितनी गर्मी आ रही है, ये एक्चुअल रीज़न नहीं है मेरे रूम की गर्मी का। द टेम्परेचर एट फर्स्ट गोज अप इन रिस्पॉन्स टू द हीटर बट देन द थर्मोस्टेट सेंसिंग द हायर टेम्परेचर टर्न्स ऑन द एयर कंडीशनर। अब देखो, अगर मैंने हीटर चला लिया तो मेरा एसी अपने आप और फोर्सफुली काम करेगा ताकि वो अपना वो वाला टेम्परेचर मेंटेन कर जाए जिस पे भी हमने उसको सेट किया है। आप रूम गर्म करते चले जाओ, एसी और मेहनत से काम करता चला जाएगा। रूम को बंद कर दो एक जगह से, वो अपने आप ठीक से काम करेगा। ठीक है। बट देन द थर्मोस्टेट सेंसिंग द हायर टेम्परेचर टर्न्स ऑन द एयर कंडीशनर एंड द हीटर कॉन्स्टेंटली फाइट अगेंस्ट ईच अदर अंटिल द फाइनली ब्रेक्स। ये तब तक फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, हीटर और एसी, जब तक हीटर या एसी में से कोई एक फूट नहीं जाता या ख़राब नहीं होता या जल नहीं जाता लोड की वजह से। ठीक है। जब तक, और फिर दोबारा जो जीतेगा उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट हो जाएगा। मिस्टेक हेयर इज़ टू फोकस ऑन द प्रॉक्सिमेट एंड नॉट द अल्टीमेट कॉज। हम लोग अपने खाने या अपने मोटापे में भी यही चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग असली कारण को नहीं ढूंढ रहे, हम लोग उस कारण को बोल रहे हैं जो हमेशा सुनते ही लगता है कि हाँ यही ठीक है। अल्टीमेट कॉज ऑफ कोल्ड वॉज द लो सेंसिंग ऑफ द थर्मोस्टेट। अब जैसा एग्जाम्पल लिया था, रूम ठंडा क्यों है? क्योंकि हमने थर्मोस्टेट को या एसी को 0 पे सेट किया है। ठीक है। अवर फेलियर, हमारा जो फेलियर था वॉज दैट वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट द हाउस कंटेन्ड अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। हमारी गलती ये थी कि हमें ये समझ में ही नहीं आया था कि घर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन सेट है जो टेम्परेचर एक जगह रखती है। और साथ ही साथ द स्मार्टेस्ट सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन क्या था कि हम लोग ढूंढें कि थर्मोस्टेट कहाँ है,
थर्मोस्टेट को कंट्रोल को हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री पर ले जाएं, या एसी का टेम्परेचर थोड़ा हाई सेट कर दें, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, हमें हीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे? ठीक है। और साथ ही साथ इसी वजह से डाइट्स भी लगभग काफ़ी बार बहुत मुश्किल होती हैं, काफ़ी बार अनसक्सेसफुल भी होती हैं। और ऑफन अनसक्सेसफुल इज़ दैट वी आर कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी में एक जंग चल ही रही होती है हमेशा, वी आर ऑलवेज फाइटिंग। एज वी लूज वेट आवर बॉडी ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक अप। जैसे हम लोगों का वजन कम होता है, मेरी बॉडी अपने आप वजन को बढ़ाने की सोचती है। स्मार्टर सोल्यूशन क्या है? बॉडी का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म पहचानो, उसको एडजस्ट करो नीचे, वो चैलेंज है। बॉडी का होम्योस्टैटिक टेम्परेचर कम, होम्योस्टैटिक स्टेट को कम कर दो, बॉडी का जो बेस लाइन है उसको यहाँ सेट कर दो, बॉडी अपने आप वेट गेन ही नहीं करेगी फिर। सिंस ओबेसिटी रिजल्ट्स फ्रॉम हाई बॉडी सेट वेट, द ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी इज टू लोअर इट। बिल्कुल, ओबेसिटी होती है क्योंकि हमारी बॉडी का सेट वेट बहुत हाई है, तो अब उसको कम करना है, वही उसका ट्रीटमेंट है ओबेसिटी का। द सर्च फॉर द आंसर्स वुड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ लेप्टिन। लेप्टिन की फिर डिस्कवरी हुई इसी रीज़न की वजह से कि हम लोग अपना बॉडी सेट वेट कम कैसे करें। अब लेप्टिन, द सर्च फॉर अ हार्मोनल रेगुलेटर, तब डॉक्टर्स ने लेप्टिन की को डिस्कवर करा था। डॉक्टर एल्फ्रेड फ्रॉलिच ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में थे, उन्होंने पहली बार न्यूरो हार्मोनल बेसिस ऑफ ओबेसिटी के बारे में बताया 1890 में, इतनी पहले की बात है। उन्होंने न्यूरो हार्मोनल बेसिस ऑफ ओबेसिटी बताया। उन्होंने बोला कि एक बच्चा, एक यंग लड़का, ठीक है, जो कि अचानक से ही मोटा हो गया था, हु वाज इवेंचुअली डायग्नोज्ड विद अ लेजन ऑन द हाइपोथैलेमस एरिया ऑफ द ब्रेन। ओके, एक बच्चा था जो अचानक से मोटा हो गया था, उसको यहाँ पे कोई लेजन हो गया था ब्रेन के हाइपोथैलेमस एरिया में। ओके, इट वुड बी लेटर कन्फर्म्ड दैट हाइपोथैलेमिक डैमेज रिजल्टेड इन द इंट्रैक्टेबल वेट गेन इन ह्यूमंस। हाइपोथैलेमस में डैमेज होने की वजह से उस बच्चे का वेट गेन हुआ था। इससे एक चीज़ और इस्टेब्लिश हुई कि हाइपोथैलेमिक रीजन जो है हमारे दिमाग का, वो हमारी बॉडी का एनर्जी बैलेंस भी चेक करता है। और इट वॉज ऑल्सो वाइटल क्लू दैट ओबेसिटी इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को कुछ भी होगा तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी का हाइपोथैलेमस रीजन को कुछ डैमेज पहुंचे या चोट पहुंचे, वो इंसान अचानक से वेट गेन कर सकता है, कोई हैरानी की बात नहीं है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। अब एक चीज़ और आती है, द हाइपोथैलेमस इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स। न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमिक रीजन्स वर समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स है ना, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी सेट वेट को सेट करने में, बेसिकली हमारे आइडियल बेस लाइन को सेट करने में। ब्रेन ट्यूमर होते हैं, या कोई ऐसी इंजरी हो जाए, या कोई रेडिएशन हो जाए इस एरिया पे, या कोई बहुत ही बड़ा झटका लगे, या कोई डंडा मार दे, तो डेफिनेटली इससे डैमेज होके इंसान मोटा भी हो सकता है। एंड वो मोटापा, उस मोटापे का कोई इलाज नहीं है, चाहे दिन में सिर्फ 500 कैलोरीज पे चला जाए वो इंसान। हाइपोथैलेमस इनकमिंग सिग्नल्स को इंटीग्रेट करता है, उनको मर्ज करता है, और उसके बाद डिसाइड करता है एनर्जी कितनी आनी चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। द कंट्रोल मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कंट्रोल कौन करता है ये अभी भी पता नहीं था लोगों को। 1959 में रोमेन हेरवी ने ये चीज़ प्रपोज करी कि फैट सेल्स प्रोड्यूस द सर्कुलेटिंग सेटाइटी फैक्टर। फैट सेल एक सेटाइटी फैक्टर हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब पेट भरने वाला फैक्टर। जैसे जैसे फैट सेल बढ़ते हैं, ये फैक्टर भी बढ़ता रहेगा। उन्होंने बोला जैसे जैसे हमारी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, हमारा सेटाइटी या हमें पेट भरे होने की फीलिंग ज़्यादा आती है। द फैक्टर सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड टू द हाइपोथैलेमस, ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस में गया, ब्रेन को ये सिग्नल सेंड करने पे मजबूर किया कि पेट भर चुका है, कम खाओ या मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, और इस तरीके से धीरे धीरे फैट को बर्न करो ताकि बॉडी वापस नॉर्मल पे आ जाए। इस तरीके से बॉडी ने खुद को ओवरवेट होने से प्रोटेक्ट किया। मेरी बॉडी का खुद का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करता था। द रेस टू फाइंड दिस सेटाइटी फैक्टर वॉज ऑन। फिर रेस शुरू हो गई लोगों में या साइंटिस्ट में कि ये सेटाइटी फैक्टर आया कहाँ से, कौन सा है वो एंजाइम, क्या है वो एंजाइम जो हमें बताता है कि पेट भर गया है और मत खाओ। 1994 में डिस्कवर हुआ था और इसका नाम था लेप्टिन। अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द फैट सेल्स। फैट सेल्स एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है लेप्टिन।
द नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लेप्टो, द ग्रीक वर्ड फॉर थिन। लेप्टो ग्रीक में पतले लोगों को बोलते हैं, वहाँ से उसका नाम पड़ा लेप्टिन। मैकेनिज्म बहुत सिंपल था, जैसा कई साल पहले हेरवे ने बता दिया था। हाई फैट डाइट से हाई लेप्टिन प्रोड्यूस होगा और पेट भरा होने की फीलिंग ज़्यादा आएगी। ट्रैवलिंग टू द ब्रेन इट टर्न्स अराउंड, जैसे ही वो ब्रेन के ऊपर पास ट्रैवल करता है वो हमारी फर्दर फैट स्टोरेज को रोकता है और हमें बताता है और मत खाओ। रेयर केसेस, बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे लोगों में लेप्टिन की डेफिशिएंसी मिल जाती है या जल्दी ढूंढी जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? एक्सोजेनस लेप्टिन, एक्सटर्नली उनको लेप्टिन दिया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रिवर्सल आए हैं ऑफ द एसोसिएटेड मैसिव ओबेसिटी। जिन लोगों में लेप्टिन अलग से दिया जाता है, बाहर से इन्फ्यूज़ किया जाता है, उन लोगों में ओबेसिटी में बहुत मेजर चेंजेस देखे गए हैं। देयर वॉज अ सेंस दैट ओबेसिटी जीन हैड एट लॉन्ग लास्ट बीन फाउंड। लोग खुश थे कि ओबेसिटी किस कारण से हो रही है, वो हार्मोन या वो जीन हम लोगों को मिल गया है। बट इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दीज While it played a crucial role in these rare cases of massive obesity, it was still to be determined whether it played any role in common human obesity. जो लोग बहुत मोटे थे उनमें तो लेप्टिन के शॉट्स ने काम करा, पर क्या जो लोग थोड़े से मोटे हैं उनमें भी ये काम करेगा, ये भी पता लगा लेते हैं। एक्सोजेनस लेप्टिन लोगों में डाला गया और उनकी डोज बढ़ाते चले गए, और साथ ही साथ लोग इस एंटिसिपेशन से इस चीज़ को देख रहे थे कि क्या होगा एज द पेशेंट्स, और पेशेंट्स ने कोई वज़न कम नहीं करा, फिर भी कम नहीं करा लेप्टिन डालने के बाद भी। स्टडी आफ्टर स्टडी कन्फर्म दिस क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट। साइंटिस्ट भी बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार कुछ लोगों में, बहुत मोटे लोगों में लेप्टिन डालते हैं तो पतले हो जाते हैं, खाली थोड़े से मोटे लोगों में डालते हैं तो नहीं होते। अगेन क्वेश्चन इज क्यों? लेप्टिन, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ओबीज पीपल आर नॉट डेफिशिएंट इन लेप्टिन। एक तो मैक्सिमम लोग जो मोटे हैं उनमें लेप्टिन की कमी नहीं है, उनमें लेप्टिन ठीक बनता है। देयर लेप्टिन लेवल्स आर हाई नॉट लो, उनके लेप्टिन नॉर्मल से ज़्यादा भी बनता है, कम नहीं है। बट दीज हाई लेवल्स डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ लोअरिंग बॉडी फैटनेस। ओबेसिटी इज अ स्टेट ऑफ लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन ज़्यादा होने से भी उन लोगों का फैट लॉस नहीं हो रहा था, तो पता लगा कि जैसे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकती है वैसे ही बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंट होगी। लेप्टिन बना तो रही है पर मेरा दिमाग सेंस नहीं कर पा रहा कि अरे ये हाई है, अब मेरे को खाना बंद कर देना चाहिए, हमें वो समझ ही नहीं आ रही। लेप्टिन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन वेट रेगुलेशन इन द नॉर्मल स्टेट। कोई इंसान नॉर्मल लेवल पर है तो उसकी बॉडी का नॉर्मल वजन इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि वो लेप्टिन और ग्रेलिन दोनों को ठीक तरीके से काबू में करता है, उसका लेप्टिन ग्रेलिन नॉर्मली काम कर रहे हैं। ओबेसिटी में एक्चुअली में लेप्टिन है जो कि ये कैजुअलिटी टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि लोगों को लेप्टिन रेजिस्टेंट हो गई थी। लेप्टिन देने से लोग पतले नहीं हो रहे थे। ह्यूमन ओबेसिटी इज़ अ डिजीज ऑफ लेप्टिन रेजिस्टेंस नॉट लेप्टिन डेफिशिएंसी। इंसान मोटा है क्योंकि उसकी लेप्टिन की रेजिस्टेंस है बॉडी में, लेप्टिन की कमी नहीं है, बन रहा है पूरा पर्याप्त मात्रा में, पर वो उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं। दिस लीव्स अस विद मच ऑफ द सेम क्वेश्चन दैट वी बिगेन विद, व्हाट कॉजेज लेप्टिन रेजिस्टेंस एंड व्हाट कॉजेज ओबेसिटी। अब एंड में, चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन फिर से वहीं पे आ जाके अटकते हैं हम लोग हर बार कि तो फिर लेप्टिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है, फिर मोटे क्यों हो रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सब हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में लर्न करेंगे। हमारा चैप्टर 3 या पार्ट यूनिट 3 जो है इस चैप्टर की, इस बुक की, वो है द न्यू मॉडल ऑफ ओबेसिटी, एंड उसमें फर्स्ट चैप्टर है अ न्यू होप। कुछ नया पता लगेगा, कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी, कुछ नए हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको शायद कुछ ऐसी भी चीज़ें पता लगें जो आपको अभी तक नहीं पता थी। जैसे अभी तक हम लोग कैलोरी वाले फंडे पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे और हमें अच्छे से पता लग गया है कि कैलोरी वाला फंडा तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो क्या करें। और बेसिकली इस बुक में मतलब ऐसा कुछ मैंने शायद बताया ही नहीं है जो कि इधर उधर का हो। आई ऑलवेज मेड श्योर कि आपको वो चीज़ें पता लगे जो रिसर्चेज हैं। चूहे वाली रिसर्च मैंने पहले बोला था कि हम लोग इस बुक में ऐसी कोई भी रिसर्च का डिस्कशन नहीं करेंगे जो इधर उधर की गई हो, किसी जानवर पे की गई हो, नहीं, हम लोग इंसानों वाली रिसर्च पे करेंगे। आज हमने एक चूहे की रिसर्च का डिस्कशन किया और उस चूहे की रिसर्च के डिस्कशन के बाद हम लोगों ने सेम रिसर्च ह्यूमंस पे करी हुई का डिस्कशन किया। ऐसा इसलिए किया सो दैट वी अंडरस्टैंड
कि देखो इंसानों के ऊपर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, वो इंसान के ऊपर करके ही पता लगेगा। और लकीली ये सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, बट फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट चैप्टर के लिए। हैव फन, गुड लक।